नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। फरीदाबाद के बिलौच गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को रथ यात्रा को यहां से रवाना किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिलौच गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को दिए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबोधन को भी सुना गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत आज फरीदाबाद जिला के बिलौच गाँव से की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। ये जो कार्यक्रम, वास्तव में कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक 2-5 मिनट की देरी है तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6500 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा संकल्प यात्रा इस नाम से आज से हमने शुरू किया है कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए से महिलाओं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में लगभग 40,000 स्वयं सहायता समूह हैं। एक सहायता समूह में कम से कम 10 महिला सदस्य होती हैं, जो अपनी प्रतिभा से अच्छे उत्पाद पैदा करती हैं।
इन स्वयं सहायता समूहों को प्रदेश सरकार 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए का लोन दे रही है। कई सहायता समूहों तो लघु उद्योगों का रूप ले चुके हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महिला किसान ने ड्रोन उड़ाकर दिखाया। महिला अब खेती में ड्रोन का उपयोग खाद छिड़काव कार्यों में कर सकेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने बिलौज गांव की राजकीय कन्या विद्यालय के भवन के निर्माण के एस्टीमेट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं देने के विशेष काउंटर लगाए गए। व्यक्तियों की वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को मौके पर ही ठीक किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए 7 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के 165वीं जयंती समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा एक प्रगति का नया आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के 165वीं जयंती के अवसर पर फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगदीश चंद्र बोस के योगदान पर बल देते हुए बताया कि उनका जीवन युवा शोधकर्ताओं के लिए एक आदर्श है, जिसे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विज्ञान क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस के योगदान को मान्यता देते हुए साल 2018 में विश्वविद्यालय का नाम जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2017 में विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। इस अवसर पर हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। फरीदाबाद में सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 14 शिकायतों की सुनवाई की है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों की समस्याओं का निदान करने के लिए कई बड़े काम कर रहे हैं, ताकि प्रदेश में नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक रखी गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष कमेटी में कुल 14 शिकायतें आई थी, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर निपटारा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमेटी में अधिकारियों को आई शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित सभी मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल को लेकर कहा कि इस इलाके में 85 मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, लेकिन केवल 5 पर परमिशन है और 80 पर कोई परमिशन नहीं, जिन्हें सभी नॉर्म्स पूरे करने के लिए निर्देश भी दिए गए। जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाएगा उसके मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए बताया कि तब तक कोई भी बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल शादी या किसी अन्य फंक्शन की बुकिंग नहीं करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके सामने कुल 14 शिकायतें आई थी, जिनमें से कुछ शिकायतों को मौके पर ही निपटारा किया गया। जैसे ही एक महिला ने अमृता अस्पताल में नौकरी लगवाने के लिए करीब 18,000 रुपए नौकरी लगवाने के लिए दिए थे, जो उस महिला को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शिकायत रखने के बाद पूरा पैसा उसे दिलवा दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि तिगांव में सीवर लाइन डालने के दौरान गली खुदी होने के चलते परेशानी बढ़ रही थी। इस शिकायत की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि 1 हफ्ते में बनाकर पेश करने और जल्द से जल्द गलियों का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग अभी हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही हैं उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नहीं थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी की हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए, और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए जमा कराएं सिक्योरिटी। तो 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती उसको दे, और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जो ये नहर है कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है। उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिलकर के 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियां सब वो दूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बल्लभगढ़ के गांव मोहल्ला के रहने वाले एक युवक की ओर से शिकायत दी गई, जहां उस युवा ने बताया कि उसने करीब 10 एकड़ में आलू की फसल बोई है, जो कि उनके खेतों के पास से NHAI ने अंडरपास बनाने के लिए नहर को तोड़ दिया है, जिसके चलते उसके खेतों में पानी भरने से पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिसका उसे मुआवजा दिलवाया जाए। तो किसान की फसल नहर टूटने से, नहर टूटी तो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम करने से नहर टूट गई थी, बाद में नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन वो पानी खेतों में चला गया और उसकी आलू की फसल और गेहूं की फसल खराब हो गई। तो अंतोगत्वा झगड़ा ये था कि उस पैसे को कौन दे, NHAI दे, इरिगेशन दे। तो हमने निर्णय किया क्योंकि जैसे सामान्यतः जो लॉस होते हैं, हमारे पास जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसके अंदर हम दे देते, तो उसका एक मुआवजा उसका बना करके और DC महोदय वो भेज देंगे, उसका जो भी लॉस है वो SDRF में से दिला दिया जाएगा। इस शिकायत के सामने आने के बाद जल्द मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ SDM से जानकारी ली। उन्होंने भी माना कि नहर की फसल बर्बाद होने के चलते आलू की फसल बर्बाद हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने किसानों की फसल का मुआवजा SDRF विभाग में भेजकर दिलवाने का आश्वासन भी दिया। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले को दो नई सौगात दी है, तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले में 2 नए पुलिस स्टेशन की यहां पर मंजूरी दी है। बरोटा और फरमाड़ा गांव में 2 नए पुलिस स्टेशनों की यहां पर निर्माण की जाएगी। बरोटा में स्थापित होने वाला नया पुलिस स्टेशन लगभग 58,100 लोगों को सेवा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेशवासी लगातार एक विकसित
विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बरोटा में स्थापित होने वाला ये जो नया पुलिस स्टेशन है, इससे करीब 59,000 लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बरोटा में ये पुलिस स्टेशन मुख्यमंत्री की ओर से स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों की जो परेशानी हो उसका यहां पर हल हो पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है। तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। देखिए, पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है, और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है। तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है, उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है। फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं, वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी। हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया। वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा सरकार किसानों को पशुपालन करने के लिए किस योजना के तहत ऋण लेने की सुविधा जो प्रदान करती है। इसका सही जवाब है ए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं रेणु गुप्ता यमुनानगर से। रेणु, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है राकेश कुमार जांगड़ा, जो कि रोहतक से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज है। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जो पराली प्रबंधन या स्ट्रा मैनेजमेंट आप कह सकते हो, इसके प्रबंधन के लिए जो किसान हितकारी योजनाएं चलाई हैं, उसमें स्कीम के तहत किसान क्या है, उसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो क्या है, इंडिविजुअल किसान यानी कि अकेला किसान भी जो पराली प्रबंधन के लिए 50 से 80% अनुदान पर कोई भी कृषि यंत्र ले सकता है। और उसमें क्या है, सरकार जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट देती है। टारगेट के बाद उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। हरियाणा का जो पोर्टल है हमारा, कृषि वेबसाइट है haryana.gov.in, उस पर अप्लाई करेगा वो। उसके बाद अगर टारगेट जैसे मान लो 100 का टारगेट है, अगर 100 ही एप्लीकेशन आती हैं तो सभी किसानों को दे दिया जाता है। अगर उससे डबल या 3 गुना एप्लीकेशन आ जाती हैं तो फिर जो उपायुक्त महोदय हैं, माननीय उपायुक्त महोदय जो भी हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में एक ड्रा का आयोजन किया जाता है। उसमें ऑनलाइन ड्रा है वो। उसमें जो भी सक्सेसफुल किसान भाई हैं, उनको फिर उसके बाद उनके जो नेसेसरी जो कागजात हैं, जो आवश्यक कागजात हैं, भाई आरसी किसके नाम है, ट्रैक्टर का हार्स पावर क्या है, जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में हर एक पॉइंट दे रखा है, भी इतने एकड़ का किसान होना चाहिए, इतने एस पावर का ट्रैक्टर हो और ये औजार उसने लेना है। तो उसके तहत उस किसान को उसकी जो सब्सिडी उसके बाद उसके खाते में डाल दी जाती है। दूसरा क्या है, कुछ किसान जो भाई हैं अपने गांव लेवल पे या मतलब एक ब्लॉक लेवल पे या 5-10 गाँव के अंदर CHC खोल सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर। उसमें क्या है, वो जो 8 या 10 किसानों की जो सोसाइटी है, जो चाहे FPO है, वो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है, वो अपने नाम से सभी इम्प्लीमेंट्स, वो सभी औजार जो कि पराली प्रबंधन में काम आते हैं, चाहे वो इन सिटू करें चाहे एक्स सिटू करें। इन सिटू का मतलब जो खेत के अंदर जो पराली बच गई उसका प्रबंधन करना, और एक्स सिटू का मतलब खेत से बाहर उसको ले जाके चाहे गांठे बना के बेचना, चाहे उसकी पराली को बाहर ले जाके पशु चारे में यूज करना, चाहे उस पराली को जो सैनिटरी इंडस्ट्री है उसमें यूज करना, चाहे उसकी बेल्स बनाना, ये चीज़ें एक्स सिटू में काउंट होती हैं। तो उसके लिए CHC सेंटर जो है वो मतलब जो अप्लाई करेगा, भाई मेरा 25 लाख का पैकेज है, 10, 25, 75 ये 3 पैकेज हैं सरकार दे रही है, उसमें उनको 50 से 80% अनुदान सरकार किसानों को दे रही है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा भवंतर भरपाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सही फसल प्रदान करना, बी, फसलों की उचित कीमत प्रदान करना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।